बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग। रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम्स, चैप्टर 4 पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराया करें, लाइफ को एंजॉय करें, टेंशन न लें। पढ़ाई की इतनी प्लान बना दिए हैं, स्टडी प्लान बायो का भी दे दिया है, केमिस्ट्री का भी दे दिया है, फिज़िक्स का भी दे दिया है। उसके मुताबिक आप अमल करें, ठीक है। हार्ड डे आपकी डेली 1 से 2 घंटे की तैयारी है। उसके बाद मज़े करें आप लोग बगैर किसी टेंशन के। ये वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, दोबारा नहीं आएगा। प्लान के मुताबिक अपनी स्टडी करें, प्लान के मुताबिक चलें। 4.4 3 प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी। 4.4 की तरफ आ जाइए, पेज नंबर 69। क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। डेटा बनाना सबसे मुश्किल काम। डेटा शुरू से ही बनाना शुरू कर दिया करें। क्या कह रहा है? फोर्स जो है वो 120 न्यूटन है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है? एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। एक रेस्ट में बॉडी है, उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। कितनी देर तक लगती है फोर्स? 4 सेकंड तक। ये टाइम भी मिल गया आपको, 4 सेकंड। उसके बाद एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें, रेस्ट में बॉडी है, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद बॉडी ने हरकत करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो कह रहा है एक्वायर्स। एक्वायर्स मतलब हासिल करती है। एक्वायर का मतलब हासिल करना, अचीव करना, पहुंच जाना। कहाँ तक पहुंच गई? कहाँ तक पहुंच गई? 36 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। तो कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है? ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। एक्वायर का मतलब है पहुंच जाना। तभी तो कहता हूँ कि वर्ड्स मीनिंग को फोकस करें, आपको परेशानी नहीं होगी। 36 मीटर पर सेकंड तक पहुंचिए तो इनिशियल वेलोसिटी अंडरस्टूड है कि 0 है। डेटा में जो इन्फॉर्मेशन मिले ना, सब लिख दिया करें। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, उसने बोला है मास बता दीजिए। ये हमारा टारगेट है। सोल्यूशन पे जाने से पहले हमेशा मैं कहता हूँ अपनी हैबिट बनाएं शुरू से। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और f इज इक्वल टू एम ए, और क्या है w इज इक्वल टू एम जी। और कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये भी एक इक्वेशन है। और कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? ये इक्वेशन है। अब आप बच्चे हैरान होते हैं ना, सर आपको कैसे आइडिया हो जाता है कि ये वाली इक्वेशन लगेगी, अब ये वाली लगेगी? भाई ये तरीका होता है, हमने इस हैबिट को अपनाया है। पिछले चैप्टर्स की सारी प्रॉब्लम्स को साइड में लिख देते हैं, 2 4 5 सेकंड लगते हैं, बस लिख दिया। अब डेटा को टैली करना है, खुद ही हमें पिक्चर नज़र आ जाती है। जब डेटा बन गया, सामने प्रॉब्लम्स हैं, टैली कर लें। टारगेट क्या है? मास। अब ढूंढ लें मास कहाँ पर है। मास आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। एफ इज इक्वल टू एम ए या डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए जो है वो आप लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? डेटा देख लें आप, फोर्स उसने दी हुई है और मास आपसे पूछ रहा है। एक्सेलरेशन आपके पास मिसिंग है, मास पूछ रहा है, एक्सेलरेशन मिसिंग है। फिर उसने वी एफ दिया है और वी आई भी दिया है, तो कोई तो वजह होगी ना। अगर उसने ये दिया है तो इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन किसी दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं, टाइम भी तो दिया हुआ है। देखिए ऐसे ही डेटा उसने नहीं दिया, कोई वजह है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन की मदद से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ए यहाँ पर है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 36, ये आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा? 4। क्या करें? इसको तो पहले 0 को ख़त्म कर दें। 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा
4a 4 कर दें या 4a कर दें या a मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है यही है। 36/4, ठीक है भाई। कौन सा टेबल लग रहा है? 4 का लग रहा है। 4 ऑन द 4, 4 9 ज़ा 36। एक्सेलरेशन आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब पुट कर लें इसको, अब मसला हल हो गया आपका। F इज इक्वल टू एम है, टारगेट क्या है? m। m को यहीं छोड़िए, F/a हो जाएगा ये, ठीक है भाई। मास फाइंड आउट करना है ना उस बॉडी का। फोर्स कितनी लग रही है? 120। एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड आउट की है 9। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर बता रहा है हमारा मास कितना आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9, 13.33 किलोग्राम। मास का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम है। क्या बुक में भी यही है? बुक में भी यही है भाई, 13.33। हो गई टेंशन दूर। इस तरह करें आप, प्रॉब्लम सोल्यूशन बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं 4.5 की तरफ। 4.5 की तरफ। फोर पॉइंट फाइव डेटा इसका बनाते हैं। क्या बोल रहा है भाई? अ गन ऑफ मास 20 kg, मास इज इक्वल टू 20 kg। पढ़ते जाए, डेटा बनाते जाए, डेटा बनाना मुश्किल काम नहीं है। फिर कह रहा है अ गन ऑफ मास 20 kg, एक गन है जिसका मास 20 kg, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। उस गन से जो एक बुलेट निकलती है उसका मास कितना है? 50 ग्राम। अब हो गई थोड़ी सी टेंशन, जब दो दो मास आ गए ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, यार ये दो मास क्यों आ गए? दो मास एक ऑब्जेक्ट के तो नहीं हो सकते, यकीनन दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी तक तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स की हरकत के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, कि दो ऑब्जेक्ट्स तो शायद फर्स्ट टाइम आ गए। दो ऑब्जेक्ट्स मतलब दो मोशन, दो मोशन मतलब दो मास, दो मास का मतलब दो इनिशियल वेलोसिटी, दो फाइनल वेलोसिटी, हो सकता है दो टाइम भी हो, दो एक्सेलरेशन भी हो, यानी कि दुनिया ही अलग हो गई ना। अभी तक हम एक बॉडी की एक हरकत को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर दो बॉडीज होंगी तो एक वर्ड में बार बार समझाता हूँ, एक वर्ड ये मोशन जो है वो, एक वर्ड ये मोशन अपने अंदर एक दुनिया लिए हुए। एक बॉडी की अगर मोशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसके उस एक बॉडी के मोशन के अंदर कितनी चीज़ें आ जाएंगी? क्या उस बॉडी का मास नहीं है? क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है? फाइनल वेलोसिटी नहीं है? क्या एक्सेलरेशन नहीं है? क्या टाइम नहीं है? क्या उसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया? क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है? क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? क्या उसका मोमेंटम नहीं है? कितनी चीज़ें आ गई एक बॉडी की सिर्फ हरकत की वजह से। क्या फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो गई? अगर दो बॉडीज़ हैं तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें डबल हो गई। अब यहाँ पर दो मास होगा, एक तो गन का और दूसरा बुलेट का। ये बात जहन में रहे, ये बुलेट है, ठीक है। ये आगे जो लगा हुआ होता है ना पीस, इसको इसको पहले भी मैंने बताया था, इसको कार्ट्रिज केस कहते हैं, ठीक है। ये तो गन जब फायर होती है तो ये तो नीचे निकल के गिर जाता है, ये बुलेट जो है ये आगे जाती है, इसको बुलेट कहते हैं। तो इसका मास उसने बताया है बुलेट का, इसका ये इसका मास बताया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये है कि यूनिट मास का स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट मास का किलोग्राम है, ग्राम नहीं है। तो इस ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? किलोग्राम में। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है। तो दो मास हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो हरकत हो गई, दो मोशन हो गए। आगे देखें और क्या है। अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ
200 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, अब ये वेलोसिटी किसकी होगी, अब हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ये वेलोसिटी है बुलेट की। 200 मीटर पर सेकंड भाई गन की तो हो नहीं सकती ना, इतनी बहुत ज़्यादा रफ्तार है। तो ये किसकी है, ये बुलेट की है। अब आपको दो ज़रा डेटा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मास किसका है, ये भी बुलेट का है। ये मास किसका है, ये गन का है। आगे ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन। अब फिर हमसे ये वेलोसिटी पूछ रहा है। रिकॉयल का मतलब होता है जब आप गन फायर करते हैं ना तो पीछे झटका लगता है, तो इस बैक झटके को रिकॉयल कहते हैं। समझ में आ गई। बुलेट तो आगे जाती है, गन पीछे आती है। तो गन जो पीछे आई है, जिस रफ्तार से आई है, वो रफ्तार पूछ रहा है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है। गन की वेलोसिटी बैक साइड। समझ में आ गई बात। अब ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अब इसमें फ़र्क रखने के लिए इसको तो वी कर लें आप। अगर दो वेलोसिटीज़ होती हैं हमारे पास, तो दो ऑब्जेक्ट्स की, तो फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यू कर देते हैं। ये वी हो गया, ये यू हो गया। ये आपसे पूछ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये गन की वेलोसिटी आपसे वो जानना चाहता है। इसका सल्यूशन अब क्या होगा। अब ज़रा हम फार्मूलाज को अपने देखते हैं ना, तो हमारे पास फार्मूला सारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के हैं। सारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन अगर हों, साथ हरकत हो, तो ऐसा कोई फार्मूला अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ भूल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक हमारे पास था मोमेंटम का। दो फार्मूलाज हम यहाँ भूल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम लेंगे तो वो बनता है P = mv। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो ज़रा बड़ा फार्मूला है। वो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वैसे मैं बता दूँ आपको। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का, टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का बराबर होगा। ये है सिंपल सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक ऑब्जेक्ट छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बड़ा है, एक की वेलोसिटी कुछ है, दूसरे की वेलोसिटी कुछ है, तो जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएंगी, लेकिन टोटल वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। इसकी तफसीलात जो है वो वीडियो पड़ी है, इसके ऊपर बना चुका हूँ मैं। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट में बताइएगा, लिंक शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, टकराने से पहले। मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन मतलब टकराव, उनके टकराने से पहले का मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलाइजन है तो मोमेंटम एक बॉडी का तो नहीं है ना, अकेली खुद से थोड़ी ना टकरा रही, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, गन है और बुलेट है जी। आप थोड़ा सा इसको अपने इमेजिन में देखेंगे तो गन जब फायर होती है ना, तो उसमें से बुलेट जब निकलती है तो बुलेट आगे की तरफ निकलती है, गन पीछे की तरफ निकलती है, और ये गन की बैरल होती है, गन की नाली होती है, इसमें से ये बुलेट होती है लगी, कार्ट्रिज केस पीछे लगा हुआ। जब ये फायर होती है तो ये बुलेट सिर्फ आगे जाती है, ये कार्ट्रिज केस नीचे जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है, खोखा जिसको कहते हैं नॉर्मली। तो ये बुलेट आगे जाएगी, तो यहाँ से जब ये बुलेट निकली है इस जगह से और यहाँ तक पहुँची है, उसके बाद ये बुलेट जो है वो बैरल से गन के बाहर निकली है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बुलेट इस गन में घूमती हुई आगे गई है, ऐसे यूँ घूमती हुई, स्पिन करती हुई आगे निकलती है। समझ में आ रही है बात। तो स्पिन कर रही है तो इसका मतलब ये टकरा रही है ना इससे,
गन से टकरा रही है, स्पिन रोल ओवर करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब बुलेट और गन की बैरल क्या है, इन कांटेक्ट, राब्ते में है। राब्ते में है तो इसका क्या मतलब हुआ, बुलेट आगे की तरफ निकल रही है, गन जो है वो पीछे की तरफ आ रही है। बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे आ रही है, तो इसका मतलब इनका टकराव तो हो गया। ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्टली टकराव हो, डायरेक्टली कोलाइजन हो, ये भी कोलाइजन। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है वो इस किस्म की है कि मोमेंटम अगर हम देखें, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, टकराने से पहले का मोमेंटम इन दोनों का क्या था, इस बुलेट का और इस गन का। अब ये टकराए कब, जब फायर हुआ, जब फायर हुआ, ट्रिगर दबा। तो फायर होने से पहले, ट्रिगर दबने से पहले अगर आप देखें तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में, ठीक है ना। अभी आप तैयारी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुलेट और ये गन दोनों ऑब्जेक्ट्स ये रेस्ट में है। ये क्या है, ये रेस्ट में है। अगर बुलेट और गन फायर होने से पहले दोनों रेस्ट में हैं, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी जो है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि हरकत तो शुरू ही नहीं हुई ना। हरकत तो जब शुरू होगी जब फायर होगा, फायर होने से पहले ये पोजीशन है, ठीक है। तो मोमेंटम इनका क्या होगा, मोमेंटम भी इनका ज़ीरो हो जाएगा। जब इनकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। सर मोमेंटम कैसे ज़ीरो हो जाएगा, भाई वेरी सिंपल, मोमेंटम का फॉर्मूला ये रहा ना, P इज इक्वल टू एम वी। P मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को और वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो मोमेंटम होंगे, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो मोमेंटम होंगे। इस वाले को हम एम यू कर देते हैं। अब टकराने से पहले कोलाइजन से पहले का मोमेंटम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब फायर होने से पहले का मोमेंटम, फायर होने से पहले गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी इसकी भी ज़ीरो है और गन की भी ज़ीरो है, तो ये मास वेलोसिटी के साथ किस पोजीशन में, मल्टीप्लाई की पोजीशन में। तो इसका मास जो है वो हमारे पास बुलेट का कितना है, 0.05 ग्राम। ये जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंटम की क्या वैल्यू आ जाएगी, मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम गन को लें तो गन का वज़न कितना बताया उसने, 20 kg। तो यहाँ पर इस मास की जगह पर लिखें 20 मल्टीप्लाई बाय, फायर होने से पहले गन की क्या वेलोसिटी है, गन की वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम, तो वो भी ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो आ गया, तो 0.20 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मोमेंटम भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, फायर होने से पहले का मोमेंटम बुलेट का और गन का दोनों का ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। कोलाइजन या टकराव तो जब होगा जब फायर होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको लिखता हूँ। अब मास भी हमारे पास देखें दो आ गए हैं, तो बेहतर ये कि इसको m1 करें और इसको m2 करें। फ़र्क तो नज़र आया ना, m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गन को, m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलेट के मास को। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुलेट की वेलोसिटी को, और u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गन की वेलोसिटी को। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर अब मैं जगह मुझे चाहिए थोड़ी सी। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, बड़ी आसान है। अब यहाँ से मैं आगे लेके चल रहा हूँ, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। अब मोमेंटम दो होंगे, P इज इक्वल टू एम वी है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मैं इसको मोमेंटम अब बराबर है, अगर P इज इक्वल टू एम वी ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो मैं P ले लूँ या एम वी ले लूँ, दोनों में से कोई एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बात तो एक ही है ना, P बराबर है जब एम वी के, तो एम वी ले लें या P ले लें,
ठीक है, तो मैं एम वी लेता हूँ, किसके लिए, वी किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की, प्लस एम यू लेता हूँ, इसको बराबर करता हूँ। समझ आ गई बात। ये एक मोमेंटम जो है वो बुलेट का, दूसरा मोमेंटम जो है वो गन का। बुलेट का मास हमने क्या रखा है, m2, बुलेट की वेलोसिटी क्या रखी है v, गन का मास क्या रखा है m1, और गन की वेलोसिटी क्या रखी है u, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन की तरफ चलते हैं। मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन यानी कि फायर होने के बाद का मोमेंटम क्या है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा m और v प्लस m और v। m2 किसका मास है हमारे पास, बुलेट का, v किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की, तो यहाँ पर दोबारा m2 आ जाएगा, v इसी तरह रहेगा। ठीक है, और m1 किसका मास है, गन का, u किसकी वेलोसिटी है, गन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mu आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बिफोर और आफ्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास दोनों की हैं, बुलेट की भी है, गन की भी है। यहाँ भी बुलेट है और गन की वेलोसिटी है, लेकिन फायर होने से पहले की वेलोसिटी बुलेट और गन की, और फायर होने के बाद की वेलोसिटी बुलेट और गन की, इस फर्क को के लिए भी हम यहाँ पर जो है वो इसको u1 कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन फायर होने से पहले, और इसको क्या कर देते हैं, v1 कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फायर होने से पहले। ठीक है, यहाँ जो वेलोसिटी होगी v2 वो फायर होने के बाद की होगी बुलेट की, और u2 जो है वो किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, गन की, फायर होने के बाद की। मास गन का हमारे पास कितना है, m1। ठीक हो गया भाई, जूम करके देख लीजिएगा थोड़ा बड़ा करके, ये m2v1 प्लस m1u1। अब यहाँ पर मास तो देखें चेंज होगा नहीं, भले बिफोर कोलाइजन हो या आफ्टर कोलाइजन हो, मास तो मास ही रहेगा बुलेट का और गन का दोनों का। तो यहाँ पर हमारे पास मास जो है वो कितना है, बुलेट का 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी थी फायर होने से पहले, यानी कि कोलाइजन से पहले 0, प्लस ये ऊपर कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप ये तरीके से ये सेपरेट कर दिया मैंने, वहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, और मास हमारे पास m1 कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय u1 किसका मास है हमारे पास, u1 किसकी वेलोसिटी है हमारे पास, गन की, फायर होने से पहले, वो भी 0 है। तो ये 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 हो गया। अब फायर होने के बाद की क्या पोजीशन है, m2 किसका मास है, v2 किसकी वेलोसिटी है, m2 जो है वो बुलेट का मास है, तो ये आ गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय v2 किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। क्या बुलेट की वेलोसिटी हमें पता है, ये रही, बुलेट की रफ्तार बहुत तेज़ है, याद रहे। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसकी हम यही रखेंगे। ठीक है, यही रखेंगे, तो ये उसकी वेलोसिटी है कितनी हमारे पास 200। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ मैं इस साइड को, ताकि थोड़ा बड़ा लिखने में आ जाए, दिखने में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी। जीरो पॉइंट 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 200, प्लस m1 मास कितना है गन का 220 मल्टीप्लाई बाय u2, ये है वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है गन की। u2 किसकी वेलोसिटी है, गन की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन पूरी बन गई। इस साइड पे तो 0 0, ये 0 ही हो गया सब। ठीक है भाई, इस साइड पे क्या है आपके पास, इक्वल के साइन के इस साइड पे
ये एक तो ये है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200 और प्लस फिर 20 मल्टीप्लाई बाय u2 ये बचता है। और इसमें ये है हमारा टारगेट u2 जो कि वेलोसिटी है गन की आफ्टर फायर यानी कि आफ्टर कोलाइजन। तो 0.05 को 200 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200, 10 इसका जवाब आ गया। इसका क्या जवाब आया, एरो बना दिया मैंने 10, ठीक है, प्लस ये क्या है हमारे पास 20 u2। अब इस 10 को यहाँ ले आइए इक्वल के इस साइड पे जहाँ 0 पड़ा हुआ है, तो इसकी नई पोजीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, -10 इज इक्वल टू 200 u2। ठीक हो गया भाई। अब इस 20 को देखें और u2 को देखें तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में 20 यहाँ पर हो जाएगा, -10/20 इज इक्वल टू u2। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास u2 की वैल्यू आती है -1/2 और -1/2 जो है 1/2 किसके बराबर है, -0.5। ठीक है, इसका जवाब आएगा मीटर पर सेकंड। आपकी बुक के अंदर माइनस नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये माइनस सिर्फ साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये आफ्टर कोलाइजन है। ठीक है, तो आप इस माइनस को भले हटा दें, बुक के मुताबिक प्लस कर दें, तब भी सही है। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में माइनस का साइन का मतलब ये नहीं होता कि कम हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइनस का साइन जो है वो अपोजिट जेंडर को, अपोजिट स्पीशीज़ को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि ये जो वेलोसिटी है ये बाद की है, पहले की और बाद की में फ़र्क रखने के लिए प्लस माइनस का सहारा लिया जाता है। बहरहाल तो बुक के मुताबिक आप इसको प्लस कर लें या जैसा आपके नोट्स में लिखा हुआ है उस तरह फॉलो करें। यहाँ तो बताने का मकसद आपको सिर्फ समझाना है, आप समझें इसको। ठीक है भाई, तो ये मरहला भी मुकम्मल हुआ। 4.6 आखिरी प्रॉब्लम करें, बाकी 4.7 और 4.8 जो हैं वो तो आपकी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं है, इसलिए वो तो मैं करवाऊँगा भी नहीं, उसकी डेरिवेशन भी मैंने नहीं करवाई है। फोर पॉइंट सिक्स में क्या है हमारे पास, पेज नंबर 69 खोलिए। एन एम्प्टी ट्रक वेज 4000 न्यूटन। इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देगी। ठीक है, ट्रक है, खाली ट्रक है, एन एम्प्टी ट्रक वेज 4000 न्यूटन, एक खाली ट्रक है और उसका वज़न कितना है, वेट कितना है, 4000 न्यूटन उसका वेट है। किसका, ट्रक, जबकि एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है, उसमें कुछ लोड नहीं किया गया, उस वक्त उसका वज़न कितना है, 4000 न्यूटन। फिर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ट्रक खड़ा हुआ है, चला नहीं है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है और खाली है, ये बात याद रहे, ये रेस्ट पोजीशन में है ट्रक, अभी उसने चलना शुरू नहीं किया, खाली है और उसका वेट इस वक्त ये है। ये बता रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस पोजीशन में, अगर खाली ही चलना शुरू कर देता है तो, ये याद रखिएगा, अगर खाली है, इसके ऊपर लोड नहीं डाला गया, इसी खाली पोजीशन में ये स्टार्ट होकर चलना शुरू कर देता है, तो ये एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विथ 2000 न्यूटन, अगर इस पे आप 2000 न्यूटन का वज़न रख देते हैं, ये किसका वेट है, ये लोड का है। अब आपने इसके ऊपर वज़न रख दिया ट्रक के ऊपर। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। अब बताइए कि अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इंजन। बात समझ में आई, खाली था जब और रेस्ट पोजीशन में था, तो अगर उस वक्त उसका वेट था 4000 न्यूटन और अगर वो उस वक्त चलना शुरू कर देता खाली ट्रक,
तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस होती है। अब जो है उसके ऊपर हमने 2000 न्यूटन का वेट रख दिया है। अब अगर वो चलता है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी, क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? नहीं, कॉमन सेंस हमारा मान ही नहीं सकता। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो वो एक्सेलरेशन उसने बताई है जब वो खाली हरकत करे। अब तो आपने 2000 न्यूटन का वजन उसके ऊपर रख दिया है तो डेफिनेटली उसकी रफ्तार पे फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेट कम करेगा। ठीक है, तो अगर ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा देखें इंट्यूशन क्या कहता है, हमारा आइडिया क्या कहता है कि अगर इसके ऊपर 4000 न्यूटन तो उसका अपना वेट है, फिर आप 2000 जो है वो और डाल देते हैं, 4000 ये प्लस 2000 लोड आपने और डाल दिया। अब कितना वेट हो गया? 6000 न्यूटन वेट हो गया। अब 6000 न्यूटन जो वेट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब गाड़ी इतनी अच्छे से एक्सेलरेट नहीं करेगी, वो ट्रक इतना अच्छे से एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसकी रफ्तार वो नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। तो हमारा आइडिया, हमारा कयास ये कहता है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन जब थी जब वो खाली हरकत कर रहा था। अब वज़न बढ़ गया है तो इतना नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 से कम होगा, डेफिनेटली 1 से कम होगा। तो 1 से कम कितना होगा? 0.5, 0.8, 0.9, 0.4, 1 से कम होगा, एक बात तो तय है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होगी, बढ़ेगी नहीं, वज़न जो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये वो एक्सेलरेशन वो आपसे कब जानना चाह रहा है, जब अब उसके ऊपर लोड कितना हो गया? 6000 न्यूटन। चलें ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। ये तो ज़रूरी बातें थी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? F = m है। सर कैसे लगेगा? आप जादू जानते हैं? नहीं भाई, जादू नहीं जानता मैं, अल्लाह माफ़ी दे, जादू जानना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। F = m है। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशंस देख लें, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्सेलरेशन Vf = vi + at के अंदर भी है। आपके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है? नहीं। टाइम है? नहीं, तो ये नहीं लगेगा। S = vit + हाफ at², इसमें डिस्टेंस है, इसमें टाइम है, ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, बावजूद ये कि a मौजूद है यहाँ पर। 2as, इसमें भी डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये भी नहीं लगेगा। F = m है, फिर ये बच जाता है हमारे पास, इसमें ये रहा है, इसमें ये रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम फोर्स नहीं है हमारे पास और मास भी हमारे पास नहीं है। अब हमारा जहन क्लिक करता है कि W = mg को यूज़ किया जा सकता है। W = mg क्यों? क्योंकि उसने वेट हमें दिया हुआ है, मास तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें वेट दिया हुआ है। अब वेट दिया हुआ है अलग अलग, तो यहाँ पर हमें पहले प्लस करना पड़ेगा, किसको? दोनों वेट्स को, 4000 + 2000 न्यूटन, ये बन जाएगा 6000 न्यूटन। क्योंकि उसने हमसे जो एक्सेलरेशन पूछी है वो किस ट्रक की पूछी है? जिस पर 2000 न्यूटन वेट रखा हुआ है, तो उस वक्त हमें देखना है। तो यहाँ पर वेट अब हम ये कितना रखेंगे? 6000 न्यूटन रखेंगे। मास हमें फाइंड आउट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 को यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 = m। कितना हो जाएगा भाई? 10 × 1 = 10, 10 × 6 = 60, 600 बन जाएगा। मास कितना निकल आएगा? अब 600 किलोग्राम। मास और वेट में फ़र्क रखिएगा, इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मास हमारे पास दोनों चीज़ें ही नहीं थी, ये एक्चुअल फार्मूला है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मास भी नहीं पता, फोर्स भी नहीं पता। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो एक मसला तो हल हो गया कि यही फार्मूला लगाना है और ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अब मास भी हमें पता लग गया, कितना? 6000 किलोग्राम। अब 6000 किलोग्राम ये आपने मास फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब फोर्स का क्या करेंगे? फोर्स का क्या करेंगे सर? फोर्स का ही तो फार्मूला लगा है भाई। ये जो आप ज़रा ध्यान से सुन लें, ये जो आप फार्मूला लगा रहे हैं फोर्स का, ये किस वक्त लगा रहे हैं? जब वो ट्रक लोड हो चुका, उसके ऊपर वज़न 6000 न्यूटन का आ चुका, 4000
4000 न्यूटन उसका अपना वेट और 2000 न्यूटन उसके ऊपर लोड का वेट। ठीक है, तो आप 4000 न्यूटन पे फोर्स तो वही रहेगी ना। फोर्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है अभी भी। कैसे? हम उस ट्रक की इस पोजीशन पे फोर्स ज़रा फाइंड आउट करते हैं। किस पोजीशन पर ट्रक की? जबकि वो खाली है और खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं रखा गया। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, इस पोजीशन में अगर हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, मास उसका कितना है? 4000 न्यूटन। फिर दोबारा ये वेट का इशू आ गया। इस पोजीशन में भी ये तो वेट है, मास फिर नहीं है। यहाँ पर दोबारा W इज इक्वल टू एम जी का इस्तेमाल करें। W इज इक्वल टू एम जी का इस्तेमाल करें। वेट अब रखें 4000 न्यूटन, मास यहाँ पे छोड़ दें, ग्रेविटी नीचे ले आए। ठीक है ना भाई। अब वेट लगाना है 4000, 6000 नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में जबकि वो एम्प्टी है और रेस्ट में है, इसमें अब हम ज़रा मास फाइंड आउट करेंगे उस ट्रक का। तो ये हो जाएगा 10 1 द 10, 10 4 द 40, 400। मास आपके पास आ गया 400 किलोग्राम। ये मास आप यहाँ लगाएंगे 400। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑलरेडी उसने दी हुई है इसी पोजीशन की, जबकि वो एम्प्टी भी है और रेस्ट में भी है। कितनी दी हुई है? 1। 400 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये फोर्स आपके पास आ जाएगी 400 न्यूटन। 400 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। अच्छा, 400 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गई, तो फिर यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं इसको। क्या? अब फोर्स भी आ गई। अच्छा, अब पुट करके देखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, जगह बनाऊं थोड़ी सी। ये प्रॉब्लम आपको बैक करके दोबारा देखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है ये। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आ रही तो आप इसको ज़रा दोबारा देखिए सुकून से। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए, मास हमारे पास कितना है? 600। फोर्स हमारे पास अभी हमने कितनी निकाली है? 400। यहाँ पर एक चीज़ अभी मज़ीद बाकी है, इसके अंदर एक चीज़ अभी मज़ीद बाकी है। एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये ए यहाँ पर आ गया। 400 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू ए। ठीक है, और 400 को आप डिवाइड कर दें 600 पे। एक्सेलरेशन आपके पास आई है अब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई है आपके पास 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग इस प्रॉब्लम के अंदर। देखें, वीडियो बैक करें, सारी तफसील बताइए। ठीक है, आप दो फ़र्क रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी कोई। पहले तो आप अपनी अपनी इमेजिनेशन में देखें कि ट्रक खड़ा हुआ है, खाली खड़ा हुआ है, उस पर लोड नहीं रखा गया और उसका वेट जो है वो खाली ट्रक का 400 न्यूटन है। वेट, मास नहीं, ये याद रहे। और इसी पोजीशन में अगर वो चलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें उस ट्रक को लोड कर दिया गया, 2000 न्यूटन उस पर रख दिया गया। अब उसकी पोजीशंस कितनी हो गई? 400 पहले थी, 200 और हो गई। 4000 न्यूटन पहले उसका खुद का वेट, 2000 न्यूटन और आ गया, 6000 न्यूटन वेट हो गया अब उसका। समझ आ गई बात? 6000 न्यूटन वेट हो गया अब, जबकि वो लोड होके चल रहा है। तो वेट हुआ है 6000 न्यूटन, मास अभी बाकी है।
आप चाहें तो अलग अलग मास निकाल लें, लोड का अलग मास निकाल लें, ट्रक का अलग निकाल लें, बराबर। तो बैक करके ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी प्रॉब्लम आपको, बैक करके दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये प्रॉब्लम्स हो गई हमारे पास। अब जो है आगे चलेंगे हम। चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही हैं इक्विलिब्रियम वाली। चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम्स वेक्टर्स वाली एग्जाम्पल समय सब सॉल्व करके वीडियोस कब की अपलोड हो चुकी हैं, नहीं मिलती मुझे बताइएगा, कमेंट में मैं दे दूँगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।